नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से करप्ट ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इत्तलात जारी हैं कि इनकी पुर्तगाल में जायदादें हैं, माल्टा में जज़ायर हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ मकामात पर इन्होंने भारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रखी हैं। लेकिन अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ हो गया है और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की फ़हरिस्तें जो हैं वो तरतीब दी जा रही हैं। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं, किन ब्यूरोक्रेट्स के जो है वो इसमें नाम शामिल हैं और ये आगे जाकर इनके साथ क्या किया जाएगा, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक अरसे से जिसे कहा जाए कि करप्शन का गढ़ बन चुकी है। मुख्तलिफ जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहाँ पर उनके हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पर कोई भी काम, वो कोई भी सरकारी काम हो, वो बग़ैर पैसे लिए नहीं करते। एक ब्यूरोक्रेट जिनका पंजाब हुकूमत के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा और वो साबिक़ दौर हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला रहते हुए उनके साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था और कहा जाता था कि उनका हुक्म ही हरफ़ आखिर समझा जाता था। उनके हवाले से मोहम्मद ख़ान भट्टी उनका नाम है, उनके हवाले से जो इत्तलात सामने आई कि उनकी जब बेटियों की शादी हुई तो उन्होंने 4 अरब रुपए की सलामियाँ वसूल की। ये 4 अरब रुपए उन्हें किस मद में जो है वहाँ पर पहुँचाए गए, लोगों ने उन्हें क्यों इतने पैसे दिए, ब्यूरोक्रेट्स ने, बिजनेसमैन्स ने उनको ये सब पैसे क्यों दिए, इसकी तफसीलात बड़ी खौफनाक हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद ख़ान भट्टी जो थे वो वहाँ पर पूरे पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी वो वहाँ पर कोई भी मामला होता था पंजाब हुकूमत का तो उनकी जो बात होती थी उसको हरफ़ आखिर समझा जाता था। परवेज़ इलाही साहब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। उससे पहले बुज़दार साहब के साथ वो काम करते रहे। बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में वहाँ पर बिल्कुल जो भी उनके मामलात होते थे जो पूरा एक नेक्सस बना हुआ था जिसमें एहसन गुजर, उनकी अहलिया फ़रत शहज़ादी उर्फ़ फ़रा गोगी वो उसमें शामिल होती थी और मोहम्मद ख़ान भट्टी, ये एक नेक्सस था जो पंजाब में तमाम करप्शन के मामलात को देखता होता था। कोई एक एसएचओ या कोई एसएचओ से लेकर डीपीओ तक या सीपीओ या आरपीओ भी लगना होता था तो वो भी इन्हीं की मर्ज़ी से लगता था और हर एक का रेट मुकर्रर था। किस असिस्टेंट कमिश्नर की कहाँ तैनाती होनी है, कितने पैसों में होगी, किसी डिप्टी कमिश्नर लगना है तो उसकी तैनाती कितने पैसों में होगी। ये पंजाब में एक ऐसा करप्शन का जो गढ़ बन चुका था कि वहाँ पर आपकी सोच होगी कि किस तरीके से वो काम कर रहा था। ये मोहम्मद ख़ान भट्टी, इन्हीं की बेटी हुई जब शादी हुई तो 4 अरब रुपए की इनको सलामियाँ मिली थी। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद ख़ान भट्टी सिर्फ एक नाम होगा, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो लगातार करप्शन कर रहे हैं। मुख्तलिफ ठेके, अब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो बताया जाता है कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स बने, इसके साथ साथ कन्वेंशन सेंटर की रेनोवेशन हुई या दीगर हुए, उसमें भी जो यहाँ पे सीडीए के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वहाँ पे उसमें शामिल हैं, बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, वो यहाँ पर इसमें बराबर के शरीक मुल्ज़िम हैं क्योंकि अरबों रुपए की ये डील्स हुई, अरबों रुपए दिनों में, मतलब कोई 42 दिन में बन रहा है, कोई 28 दिन में बन रहा है, कोई 30 दिन में बन रहा है। इन 30 दिनों के लिए वहाँ पर सारी अप्रूवल्स होनी, साथ ही मार्केट में रेट्स बढ़ गए हैं, उसमें वहाँ पर तब्दीलियाँ, इनकी क्या क्या कुछ है, ये अभी अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपए की करप्शन की जा चुकी है। इस्लामाबाद में तैनात एक अफसर के हवाले से कहा जाता था कि उसके इस्लामाबाद के ही जो पोश सेक्टर्स हैं वहाँ पर उसके 100 से ज़ायद घर मौजूद थे। ये तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे जो उसने मुख्तलिफ नामों पर ले रखे थे। ये तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, बदनामी जो है वो ज़्यादातर कहा जाता है कि सियासतदानों की होती है। सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो करप्ट हैं, वो लूट मार करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर ये तमाम इस करप्शन को देखा जाए तो ये सियासतदान तो उनके आगे बहुत मासूम लगेंगे। उनका वहाँ पर कोई, ठीक है वो करप्शन करते हैं, बेचारे साथ ही पकड़े भी जाते हैं और उसके बाद जेलों में भी जाते हैं, सज़ाएँ भी भुगतते हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके जुर्म में शरीक होते हैं, जो ज़्यादा पैसे जो है कमाते भी हैं और उड़ाते भी हैं, वो मुल्क से बाहर जो है वो चुप करके चले जाते हैं। मुल्क के बाहर उनको वहाँ पर उन्होंने जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पुर्तगाल की उन्होंने नेशनलिटी रखी है, जिसके बाद वो पूरा यूरोप उनके लिए ओपन हो चुका है। 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी बैरून मुल्क नेशनलिटीज़ हैं। उनकी नेशनलिटी, दूसरी नेशनलिटी लेने पर भी कोई पाबंदी नहीं है।
ब्यूरोक्रेट्स फॉरेन ऑफिस के होते हैं, तो वो यहाँ पर से सारा अपना किसी न किसी मुल्क जहाँ पे वो तैनात रहे होते हैं, वो ऐसा वहाँ की लोकल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है या दीगर होते हैं किसी खिदमत के एवज़ उनको जो वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। उसके बाद उनके बीवी बच्चे वहाँ पर वो सारी उम्र के लिए सेटल हो जाते हैं, उनके बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उनके रेस्टोरेंट्स वहाँ पे खुल जाते हैं, उनके होटल्स खुल जाते हैं और वो वहाँ पे उनकी लगातार आमदन का सिलसिला जारी रहता है। वो कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी बाहर होते हैं, वो लगातार ये कमाते रहते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से इनका काम चलता है। अगर देखा जाए जो सब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप जो कहलाया जाता है वो DMG ग्रुप कहलाता है। इस DMG ग्रुप में जो अफसरान हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर और साथ उसके बाद जाके चीफ़ सेक्रेटरीज़ और पंजाब की जो पंजाब या किसी भी सूबे की जो मुख्तलिफ अहम पोस्टें होती हैं उस पर ये DMG के अफसरान राज करते हैं। ये कभी भी किसी दूसरे ग्रुप के अफसरान को जो है वहाँ पर करीब आने नहीं देते। जब भी कोई बात होती है इनकी अपनी कोई पर्सनल लड़ाई भी हो तो उसमें भी डोमिनेट जो है वो ये DMG ग्रुप के लोग ही करते हैं। लेकिन अगर इनकी भी जायदादों की तफसीलात निकाली जाएँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये वहाँ पर पंजाब में बार बार पंजाब का इस वजह से जिक्र आ रहा है क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा ये काम हुआ है। अभी आप कोहिस्तान स्कैंडल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी इसमें पीछे नहीं है। अगर आप ये कोहिस्तान स्कैंडल देख लें तो उसमें जो KPK की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने वहाँ पर किस तरह से अरबों रुपए की वहाँ पर करप्शन की। अगर सिंध के मामला देख लें तो सिर्फ एक वहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल जो वहाँ पर अथॉरिटी है वो वहाँ पर अगर आप उसी की देख लें तो वो किसी मतलब कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर उससे किस तरह से उन्होंने जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने अरबों रुपए कमाए। जब एक किसी के घर पे छापा पड़ता है, बलूचिस्तान में एक चीफ सेक्रेटरी के घर पर जब छापा मारा तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ जो नोट गिनने वाली मशीनें थी ना वो बेचारी लगातार काम करने की वजह से गर्म हो गई, लेकिन नोट ख़त्म नहीं हुए थे। जब टंकियों के पानी की टंकियों के अंदर जाके किया तो वहाँ पर से गोल्ड के ज़ख़ीरे मिले। इनके गैराज चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक एक गाड़ी की कीमत 8-8, 10-10 करोड़ रुपए होती है। ना सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी का हाल पाकिस्तान में हो चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब इल्ज़ामात की बारी आती है तो वो वहाँ पर सारे के सारे वो फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फ़ौज ये कर रही है। फ़ौज के होंगे, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि फ़ौज में माजी में करप्ट अफराद रहे होंगे, लेकिन आप ये भी तो देखें कि फ़ौज के जो अफसरान हैं वो किस तरह से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ पर फ़ौज की तरफ से कानूनी तौर पर कोई सहूलत मिलती है, उनको कोई प्लॉट मिलता है या घर मिलता है, तो वहाँ पर उसके ऊपर भी कीचड़ उछाला जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये देखें ये वहाँ पर इनको दे रहे हैं कि मुफ्त का माल है, क्या ये है वो है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट जो वहाँ पर आपके साथ रहते हैं, आपके गली मोहल्लों में रहते हैं, जो वहाँ पर आपके एक स्कैंडल से 150 अरब डॉलर 150 अरब रुपया जो है वो कमा लेते हैं, अरबों डॉलर कमा लेते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। मलक रियाज के साथ मिलकर सारे काम करने वाले कौन से? यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही नैब थी, यही FIA के एहलकार थे, ये इसमें पुलिस के एहलकार थे। पूरा कराची उन्होंने एक राव अनवार के साथ मिलकर उस पूरे बैरियर टाउन कराची के ऊपर 35,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। मलीर उनका सबसे बड़ा ज़िला है, वो 22,000 जो है वो एकड़ के ऊपर है। 35,000 एकड़ के ऊपर भाईजान में बन चुका है बैरियर टाउन। और वहाँ पे उसमें सारे पुलिस वाले उनके साथ थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो उनके साथ थे, पटवारी तक उनके साथ थे। एक एक पटवारी वहाँ पर अरबपति हो चुका है। लेकिन सब के सब जो है वो दूध के धुले हुए साबित हुए थे। जब भी हुए थे वहाँ पे काम अगर इनसे कहा जाए तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इनमें से मुझे आज तक बता दें कि किस अफसर ने कोई एक पॉलिसी जो ऐसी बनाई हो जिससे मुल्क में कोई इनकलाब आ गया हो, कोई एक बता दीजिए। सड़कों के ऊपर आता है, NHA की बात आती है तो NHA के अंदर आप जाके देखें, पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है ये, पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा, जिसके हवाले से पूरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये सबसे करप्ट इदारा है, जहाँ पर हर एक सेकंड के बाद इनकी आमदन हो रही है। मोटरवेज़ के ऊपर इनकी आमदन हो रही है, GT रोड्स पर इनकी आमदन हो रही है। जो मेन सड़कें हैं वहाँ पर उनके इर्द गिर्द जो वहाँ पर जो ज़मीनें हैं जो वहाँ पे लीज़ पे देते हैं, पेट्रोल पंप्स के लिए, कमर्शियल जायदादों के लिए, ये वहाँ पर उसको लीज़ पे देते हैं। एक एक सेकंड में वहाँ पर ये पैसा कमा रहे हैं। और उसके अलावा हुकूमती ग्रांट्स इसके अलावा हैं। लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए अफसरान हैं उनमें से एक एक अफसर जो है वहाँ पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे एक NHA के एक मुलाजिम से बात हुई तो वहाँ पर वैसी बात हो रही
तो उसने कहा, कहता सर आप इस इदारे का सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता भाई यहाँ पे एक एक क्लर्क की तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए है। क्लर्क की तनख्वाह 2.5 से 3 लाख रुपए है। उसके जो फंड्स हैं, उसके पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, आपकी सोच है। और जो अफसरान के होंगे वो कितने होंगे। और उसके बाद क्या हालात हैं पूरे मुल्क की, आप सड़कों की हालत देख लें, किस तरह से करप्शन करते हैं। एक छोटा सा ठेका, ये 1 किलोमीटर की सड़क बनानी हो, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अभी इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर दोबारा से हो रही है, कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि 1 साल पहले बनने वाली सड़क है, उसके ऊपर अब रोज़ सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे दोबारा से उस सड़क की मरम्मत क्यों की जा रही है। 5 अरब रुपए लगा के इस्लामाबाद की सड़कें बनाई गई थी, किधर गया पैसा? एक वहाँ पर अब ये कि वो बड़ा ठेकाना देना पड़े, 5-5 लाख रुपए के चंक्स करके 4,99,990 रुपये का जो है वो चंक बना के, क्योंकि 5 लाख रुपए तक करने के लिए उसमें टेंडर जारी नहीं करना पड़ता। एक गली उसकी सड़क बनाई और उसके यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया, उसके 4,99,990 रुपये बने। 5-5 लाख रुपए के चंक्स बनाकर 5 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईवे बनाने के ऊपर अरबों रुपए लगा दिए गए। ये जब SCO हो रही थी उस वक्त ये तमाम सड़कें बनी थी, तमाम फुटपाथ बने थे, लाइनिंग बाकायदा की गई थी। लेकिन कल रात को मैंने दोबारा से देखा कि पूरी हाईवे दोबारा से बनाई जा रही है। क्या मुफ्त में बन रही होगी? नहीं जनाब, बिल्कुल मुफ्त में नहीं बन रही। ये सब्सिडी और दीगर इदारे मिलकर खा रहे हैं, इस मुल्क को निचोड़ रहे हैं, हर कोई लूट रहा है। कस्टम्स का महकमा आप देख लें, कस्टम के जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरी भी एक कस्टम के एक अफसर से बात हुई, तो वो वहाँ पर ईमानदार अफसर हैं, मतलब बहुत कम होते हैं वहाँ पर, नहीं पाए जाते, आमतौर पर ऐसे नहीं होते। तो उन्होंने वहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, कहते कि जो हमने जो पिछली वीडियो की थी पुर्तगाल के हवाले से, हमने कहा था कि पुर्तगाल में, तो उन्होंने कहा भाई ये पुर्तगाल का वीज़ा कैसे मिलता है या वहाँ पे कैसे सेटल हुआ है? तो मैंने उनसे कहा, जवाब में उनको मैंने कहा जनाब ये आपके लिए सहूलत दस्तयाब नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है कि जो यहाँ पर अरब रुपये कमाते हैं। कहता फिर तो इसका मतलब ये है कि हमारे कस्टम के 99% लोगों को वहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी आप चेक कीजिएगा, 90% लोग ले चुके होंगे, आप वैसे रह चुके हैं, आपको नहीं मिल सकती। तो बहरहाल वहाँ पर अगर आप कस्टम्स के देखें, FBR के अफसरों को देखें कि एक एक डिपार्टमेंट जो वहाँ पर है, वहाँ लोगों का मतलब एक फैसलाबाद या लाहौर की, कराची की एक एक फैक्ट्री से ये वहाँ पर किस तरह से करोड़ों अरबों रुपए के मफादात हासिल करते हैं। उनको टैक्स देने पे मजबूर नहीं करते, उनको सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा पेट जो है वो भरने की कोशिश करो और वो हो जाएगा। कोई महकमा जो है वहाँ पर वो इस वक्त दुरुस्त हालत में नहीं है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये कि हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट ही मैं कहूँगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अब इस हवाले से फैसला किया है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर भी काबू पाया जाए। ये जो तमाम अफसरान हैं जिन्होंने लूट मचाई हुई है, जिन्होंने मुल्क में लूट सेल लगाई हुई है, हर चीज़ को वो खा रहे हैं, उनके ऊपर अब कंट्रोल किया जाएगा। और आइंदा चंद दिनों में आपको इसका बाकायदा जो है वो नज़र आएगा कि कौन कौन से अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ हो रही हैं और वो बचेंगे नहीं। अब उनका जो है वो हिसाब किताब होगा। और इसमें जो सुनने में आ रहा है वो ये कि हुकूमत बाकायदा जो है वो कानून साजी करने के लिए भी जा रही है कि अगर कोई ऐसा अफसर ऐसा करता है, ऐसा उसका करप्शन का रिकॉर्ड पकड़ा जाता है, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद सिर्फ जेलों में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनकी पूरी जायदादें जो हैं वो ज़ब्त की जाएंगी, उनके बच्चों की जायदादें हैं वो भी ज़ब्त कर ली जाएंगी और उसके लिए स्पेशल जो है वो कानून बनाया जाएगा, जिसके बाद इनको नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्तलिफ़ लिस्टें जो हैं वो तैयार हैं, हर महकमे की अलग अलग हैं। वो इस्लामाबाद का चाहे CDA हो, चाहे वो कस्टम्स का हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो PIA का हो, चाहे वो रेलवेज़ का हो, या बाकी महकमा सेहत हो, महकमा तालीम हो, या कोई भी महकमा हो, उन सब की आहिस्ता आहिस्ता लिस्टें बनना शुरू हो चुकी हैं। इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ये याद रखना चाहिए कि जो करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और लगातार लूट रहे हैं, इन सब का अंजाम बहुत करीब है। इन सब को जो है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना था कि अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो चुकी है और इसमें जो है वहाँ पर जो पूरी अस्करी क़यादत है वो भी इस बात पर एग्रीड है कि बिल्कुल अगर ऐसा जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर हम उनके लिए रिवॉर्ड की बात करते हैं, उनके लिए हम हर एक चीज़ की बात करते हैं, उनको सहूलियात देने की बात करते हैं, उनके लिए बजट जो होते हैं वो पूरे के पूरे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो मंजूर कर लिए जाते हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ सियासतदानों पर लगता है।
इन ब्यूरोक्रेट्स को कोई नहीं पूछता, ये लगातार वहाँ पे करते हैं और अपनी रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जहाँ के इन्होंने पासपोर्ट लिए होते हैं वहाँ जाके मुंतकिल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ पर अपने बच्चों के साथ याशियों में गुजारते हैं। लेकिन अब इनको हिसाब देना होगा। लिहाजा आज इस व्लॉग के ज़रिए हम आपको आगाह कर रहे हैं और इनको भी, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी आगाही होनी चाहिए कि अब इनकी बचत नहीं होगी। हुकूमत बहुत जल्द इस हवाले से कानून साजी लेकर आ रही है और बाकायदा तौर पर ऐसी फ़हरिस्तें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं, बिलखसूस वो अफराद जिन्होंने बैरून मुल्क की शरीयत ले रखी है और जिन्होंने खुफिया तौर पर ले रखी है, उनकी तो कोई बचत नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट्स, बैरून मुल्क अकाउंट्स जो हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उनको जो है वहाँ पर उनसे जितनी भी उन्होंने करप्शन की है वो लेकर आएगी। ये सिलसिला बहरिया टाउन के बाद जो था वो ज़्यादा उसने ज़ोर पकड़ा है, क्योंकि बहरिया टाउन में जो वहाँ पे तफसीलात सामने आई हैं उसमें मलिक रियाज साहब जो जिनको पहिया लगाना उनको कहते थे कि वो हर एक को पहिए लगा देते थे, वो पहिए जिन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने लगाए उसकी भी निशानदेही हो चुकी है। जो जो अफसरान उनके साथ इस अमल में शरीक रहे, बिलखसूस बहरिया टाउन, कराची और दीगर शहरों में जो जो जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स करते रहे और जो अफसरान उनके साथ जिन्होंने मिलके उनके धंधे को फ़रोग़ दिया और उनके साथ वो मिले, वो भी अरबपति हैं और वो भी बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। उन सब की भी जो जांच पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद एक पूरा जो है नेक्सस जो है वहाँ पर जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक जो है कि वहाँ पर जिस तरह से वो कमाते हैं, जिस तरह से वो लूट मार करते हैं, उन सब की जो है वो अब निशानदेही होगी। चाहे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अगर किसी सोसाइटी में कर रखी है और सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं तो वो भी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। मेरा इशारा कुछ ऐसे अफसरान की तरफ है कि जो बाकायदा अपनी इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी को पाकिस्तान में लगाते हुए हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के उसको चला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, भतीजों को आगे किया हुआ है, बेटों को आगे किया हुआ है। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि वो बचेंगे नहीं और उन सब का जो है एहतसाब लाजमी होगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।